नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। न्यूज़ तक में आप सबका स्वागत है। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान की भूमिका में थे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी उन्होंने भाग लिया और उसके बाद उन्होंने भाषण भी दिया। और मंदिर से मोदी का मैसेज क्या है, मंदिर से मोदी का पॉलिटिकल मैसेज क्या है, सियासी मैसेज क्या है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज है, विपक्ष के लिए क्या मैसेज है, युवाओं के लिए क्या मैसेज है, आदिवासी के लिए क्या मैसेज है, ओबीसी के लिए क्या मैसेज है। इशारे इशारे में मोदी जी बहुत बड़ी बातें कह गए हैं, उनका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। एक तो ऐसा है कि जैसा हम शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं और वहाँ से बाहर निकलते ही शुभ काम का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मोदी जी ने भी आज ये कह दिया कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई और अब चुनाव में उतर जाना है, इनडायरेक्ट रूप में राष्ट्र का निर्माण करना है। एक नया स्लोगन मोदी जी ने दिया है। ये बात विपक्ष को भी गौर करनी चाहिए और इसका तोड़ कुछ निकालने की अगर कोशिश कर सकता है तो ठीक है। देव से देश और राम से राष्ट्र, इसमें पूरा पॉलिटिकल मैसेज निहित हो जाता है। राम से राष्ट्र और देव से देश, इसमें यह चीज भी साफ होती है कि मोदी को भी साफ लग रहा है कि राम मंदिर के नाम पर वोट उस तादाद में नहीं मिलने वाला जैसा कि उम्मीद उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो राम मंदिर के साथ कुछ और जोड़ना पड़ेगा, जैसा उन्होंने संकेत दिए हैं। चलिए सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, दिव्य मंदिर में रहेंगे। इस बहाने उन्होंने उन लोगों पर तंज कसा जिनकी वजह से, जिनकी राजनीति की वजह से, तुष्टीकरण हो या जो अन्य वजह हो, राम जी को टेंट में रहना पड़ा। एक तरह से दोषी उन्होंने उनको साबित करने की कोशिश की और आगे कह दिया कि साहब हम तो क्षमा याचना करते हैं, प्रभु श्री राम से क्षमा याचना करते हैं। विनीत स्वर में वो उतर आए कि क्षमा याचना करते हैं कि हमारी ही तपस्या, हमारे ही पुरुषार्थ में कमी रह गई होगी, जो सदियों तक जो कार्य नहीं कर पाए, आज वो कमी पूरी हुई है। तो कोर्स करेक्शन समझ गए आप कि विपक्ष ने टेंट में रखा, हम दिव्य मंदिर में ले आए। आगे थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या कहा कि जो लोग ये सोचते थे कि मंदिर बन जाएगा तो आग लग जाएगी, उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। उन लोगों को अपने जो सोच थी उनकी, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो मंदिर मस्जिद को लेकर जो राजनीति होती रही, मंदिर के बहाने जो दूसरे लोगों को खुश करने की कोशिश होती रही, ये हम बीजेपी के एंगल से, मोदी के एंगल से बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर उन्होंने एक तरह से कटाक्ष किया और यह कह दिया कि आग नहीं लगी, देखिए ऊर्जा मिल रही है। आग को उन्होंने बड़ी चतुराई से ऊर्जा में बदल दिया और यह सियासी ऊर्जा किसको मिल रही है, यह बात हम सब अच्छी तरह से समझते हैं। आगे चलते हैं। कम से कम जितना मैंने भाषण सुना, भाषण के आखिरी हिस्से में कम से कम 5 या 6 बार उन्होंने कहा देव से देश, राम से राष्ट्र। इसमें पूरा उनका पॉलिटिकल मैसेज आकर सिमट जाता है और उनको भी मालूम है कि सिर्फ राम मंदिर के नाम पर आप चुनाव मैदान में नहीं उतर सकते। आपको अपना जो बुके पेश करना है जनता के बीच में, वोटरों के बीच में, उसमें बीच में रामलला हो, लेकिन लाभार्थी भी होने चाहिए, आदिवासी भी होने चाहिए, युवा भी होने चाहिए और संपूर्ण राष्ट्र के जो वंचित लोग हैं वो भी होने चाहिए। तो इस तरफ उन्होंने इशारा किया। जो उन्होंने कहा अमृतकाल अभी तक चल रहा था, 2047 तक का अमृतकाल, जिसमें भारत को विकसित राष्ट्र बना देना है। अब वो स्ट्रेच हो गया 1000 साल तक। 1000 साल में तक भारत की नींव रखनी है और मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर सक्षम भव्य दिव्य भारत का निर्माण करना है। इसकी सौगंध आज से खानी है। तो 1000 साल तक को उन्होंने खींच कर रख दिया है। शबरी के लिए उन्होंने आदिवासी मां का इस्तेमाल किया। आदिवासी शब्द पर गौर कीजिए, आदिवासी मां शबरी, और निषाद राज का इस्तेमाल किया।
केवट के लिए, निषाद राज। यानी कहीं ना कहीं आदिवासी कहकर जो आदिवासी वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश, निषाद यानी अगर मेरी ठीक जानकारी है तो शायद ओबीसी में उनको साधने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। निराशा की जगह नहीं है। राम काज से राष्ट्र काज, काज से राष्ट्र काज। तो उन्होंने एक तरह से कार्यकर्ताओं को संकेत दे दिया कि आज जो हुआ हो गया, इस पर आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हो और या इसी पर पूरा भरोसा नहीं करें। आगे अगर जनता के बीच जाना है, जनता का वोट मिलना है, तो सिर्फ राम मंदिर से नहीं मिलने वाला। राष्ट्र निर्माण की एक अवधारणा सामने रखनी पड़ेगी और राम को उससे जोड़कर चलना होगा। यानी राम एक धार्मिक एंगल और उसके साथ राष्ट्र एक राजनीतिक एंगल, जिसमें आप सामाजिक एंगल भी जोड़ दीजिए आदिवासी मां शबरी के रूप में, और आर्थिक एंगल भी जोड़ दीजिए कि दिव्य भव्य भारत का निर्माण करना है और देव से देश का निर्माण करना है। राष्ट्र समर्पण, राम समर्पण से राष्ट्र समर्पण, तुकबंदियां की, लेकिन तुकबंदियों के बहाने बहुत कुछ उन्होंने कहने की भी कोशिश की। एक और बात उन्होंने कही, परंपरा और आधुनिकता का मेल। यानी परंपरा को भी निभाना है, पहले भी वो कह चुके, विरासत और विकास। यानी पुरानी अवधारणाएं हैं, परंपराएं हैं, उनका जड़ें जो हैं उनसे हमें ऊपर उठना है, लेकिन जड़ें जमीन में रहें, इस बात का भी ख्याल करना है। तो दोनों तरफ का वोट। फिर युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सफलता और सिद्धि का समय है। विकसित भारत की अवधारणा को इस बहाने उन्होंने सामने रखा। तो कुल मिलाकर मोदी जो 4 जातियों का बात करते रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप में उन्होंने उन 4 जातियों का उल्लेख एक बार फिर अपने भाषण में कर दिया। गरीब, किसान, महिला, युवा। तो इनडायरेक्ट रूप में ये लोग मां शबरी के बहाने, युवा वोटरों को संबोधित करने के बहाने और उपेक्षित लोगों का जिक्र करके, और राष्ट्र निर्माण में सभी लोगों का भाव होना चाहिए, सभी लोगों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि काल चक्र बदल रहा है, यही समय है, सही समय है। तो मोदी जी ने तो बता दिया यही समय है, सही समय है। यानी अगले कुछ दिनों में जो अंतरिम बजट पेश होगा 1 फरवरी को, उसके बाद यही समय, सही समय, क्या चुनाव की घोषणा का भी हो जाएगा? क्या ये भी हम इसमें से एक कुछ इंगित करने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं? ये अपने आप में कुछ बड़े सवाल उठते हैं। तो मेरी ये त्वरित टिप्पणी थी। मैंने अभी भाषण सुना, भाषण के कुछ हिस्से जो मुझे स्ट्राइक किए, मुझे लगा कि उनको आपके सामने उनका सियासी मतलब पेश करने की कोशिश करूं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।